अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है कि टाइम के साथ तय करदा फासला। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी कि अगर कोई बॉडी है वो पहले 1 मिनट में मिसाल के तौर पे वो 500 मीटर का फासला तय कर रही है, अगले 1 मिनट में भी क्या करेगी? 500 मीटर का फासला तय करेगी और उससे अगले मिनट में भी 500 मीटर का ही फासला तय करेगी। ये क्या होगी? यूनिफॉर्म। और जितना टाइम अगले वक्फे में ले रही है उतना ही अगले वक्फे में भी ले रही है। वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में होता है जी कि बॉडी क्या करती है, वो टाइम तो उतना ही लेती है। मिसाल के तौर पे पहले वक्फे में क्या था, 1 मिनट में 500 मीटर किया, अगले वक्फे में क्या करेगी? 1 मिनट के अंदर 700 मीटर कर लेगी। ठीक है, अगले 1 मिनट में क्या करेगी? 400 कर लेगी। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम ही रहती हैं, लेकिन जो वेरिएबल वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों के दोनों भी चेंज हो सकते हैं। द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बॉडी क्या करती है? वक्त के मुसावी हिस्सों में मुसावी फासला तय करती है। और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है कि वक्त तो मुसावी होता है लेकिन फासला मुसावी नहीं होता है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी का वक्त के साथ तब्दील होना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फार्मूला है A=del V/del T। डेल वी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है, जिसको हम VF माइनस VI भी लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। डेल टी जो होता है वो चेंज इन टाइम होता है। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। वो कह रहा है कि एक बॉडी है, उसको हमने क्या किया? ऊपर को फेंका है, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वजह से साइन जो आता है वो क्या आता है, वो हमने बताना है। हमें पता है कि साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि बॉडी को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगी? नीचे को आएगी। हमने क्या किया? ऊपर को फेंका, ग्रेविटी की वजह से वो क्या हुई? नीचे को आ गई। ये एक दूसरे की उलट डायरेक्शन में गई, तो एक्सेलरेशन नीचे को, ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो उसको क्या कर रही है? नीचे को खींच रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा? साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसकी रीजन क्या है जी? हमें पता है कि फिजिक्स में जब भी कोई चीज उलट डायरेक्शन में फासला तय करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब ये जो बॉल हमने ऊपर को फेंकी थी ये क्या हुई? फिर नीचे को आ गई, तो इसकी वजह से इसके साथ क्या आ गया? नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ सो गिव एन एग्जांपल। वो कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है। अगर होता है तो कैसे होता है? यस इट इज पॉसिबल। जी हाँ, ये मुमकिन है। जब हम किसी बाल को ऊपर को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती जाती है, कम होती जाती है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वो जीरो हो जाती है, और फिर क्या कहते हैं? वो रिवर्स डायरेक्शन में आती है। और इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर एक्सेलरेशन क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, जो हमें पता है क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी बॉडी को ऊपर को फेंकते हैं, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसकी वेलोसिटी क्या आती है? कम होती जाती है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, एंड बिकम जीरो एट द मैक्सिमम हाइट। जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो वो रुक जाती है, रुक के फिर वापस आती है। आफ्टर दैट इट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या होती है?
पहले ऊपर को जा रही थी, अब क्या होगी, नीचे को आएगी। बट द एक्सेलरेशन रिमेन्स द कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन जो लग रही थी वही लगेगी, ठीक है, ड्यूरिंग द होल फ्लाइट, पूरी फ्लाइट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जी, वो क्या है जी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, चेंज हो रही है। हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जी। क्यों नहीं करेक्ट है जी? जब किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। वो कह रहा है कि एक बॉडी है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है जी। जब कोई बॉडी जो है वो क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो वो क्या आती है, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन वेलोसिटी क्या आती है, चेंज होती रहती है। थर्ड स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या जीरो है, लेकिन उसके एक्सेलरेशन क्या है, जीरो नहीं है। जी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे? आप एक कार चला रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जब आप उस पर सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन उसी मूवमेंट पे क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है। क्यों? वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है जी, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। क्या उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है? ये मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जब वो जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। पहले वो ऊपर को जा रहा था, अब वो नीचे को आएगा, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या रहती है, होल फ्लाइट में कांस्टेंट ही रहती है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है जी, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद द इनिशियल वेलोसिटी वी। पहले इतनी बात को समझ जाएंगे। एक बंदा है जी, वो टावर के ऊपर खड़ा है, वो क्या करता है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वी। फिर क्या करता है, उसी वक्त पे वो क्या करता है, दूसरी बॉल एट द सेम टाइम थ्रोज अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। वो क्या करता है जी, उसी वक्त पे एक बॉल वो ऊपर को फेंकता है, एक बॉल वो क्या करता है, नीचे को फेंकता है। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। क्वेश्चन उसका ये है कि विच बॉल विल हैव अ लार्ज स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इग्नोर द एयर फ्रिक्शन। वो कह रहा है कि जो बॉल ऊपर को फेंके और जो बॉल नीचे को फेंके, दोनों में से किसकी स्पीड हाई होगी, ये हमने बताना है। और इसमें हमने एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। देखें जी, अगर हम एक बॉल, वो कह रहा है ऊपर को फेंकते हैं, और इस तरह एक बॉल नीचे को फेंक दी, दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम ही रहेगी। दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। बोथ द बॉल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, दोनों के दोनों सेम स्पीड से हिट करेंगे। The ball which is thrown vertically upward with the velocity vi have the same velocity, क्योंकि हमने दोनों को ही सेम वेलोसिटी प्रोवाइड किया, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों ही बराबर वेलोसिटी के साथ ही आके ग्राउंड से टकराएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ ए कार आर पैरेलल। हमने वो कंडीशन बतानी है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सेकंड पे एंटी पैरेलल होंगे। थर्ड पे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। फोर्थ में क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो नहीं होगी। पांचवें में हमने बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। सबसे पहले हम पैरेलल को देखते हैं। पैरेलल कब होगा, अगर एक कार है जी, उसकी वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट पाथ के अलोंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर एक कार है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है स्ट्रेट पाथ के अलोंग, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। मिसाल के तौर पे जब हम कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर। ये कंडीशन कब होती है, जब एक
कार जो है वो क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या करेगी, मूव करेगी, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, वेलोसिटी जब जीरो होगी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। ये फिर वही क्वेश्चन है कि वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो उस वक्त होगी जब हम किसी भी कार के ऊपर क्या करेंगे, अचानक ब्रेक अप्लाई करेंगे और उससे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। जब हम किसी कार को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो आ ही नहीं रहा, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से क्या होगा, वेलोसिटी नॉन जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, डिस्कस। वो कह रहा है कि कोई बॉडी है जी, वो कांस्टेंट मोशन के साथ ये मूव कर रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन भी क्या है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको डिस्कस करें। यस दिस इज ट्रू। क्यों, क्योंकि जब बॉडी एक मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। चेंज इन वेलोसिटी जब जीरो होगी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी एक्सेलरेशन तब तक ही जीरो रहेगी जब तक वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरे मोशन के दौरान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट subjected to a given force for a given time and state law of motion in term of momentum। वो कह रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करें जब उस पे फोर्स किसी भी टाइम के अंदर लग रही है, और उसके बाद स्टेट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन को जो है मोमेंटम के टर्म में हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, एक बॉडी है उसका मास m है, उसके बाद फोर्स उस पे F अप्लाई हो रही है, टाइम इंटरवल t है, इनिशियल वेलोसिटी जो उसको प्रोवाइड की गई है vi है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो उसकी थी वो vf थी। उसके बाद हमारे पास है जी एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर डेल t। हमें पता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma होता है। यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी a इज इक्वल टू एफ ओवर m। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेफ्ट साइड से बराबर हैं तो ये राइट साइड से भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया कि इनको कंपेयर किया, f ओवर m इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, m इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। m भी हमारे पास क्या होता है, ये मोमेंटम को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एम वी एफ है और एम वी आई है। एम वी एफ फाइनल मोमेंटम को शो करेगा और एम वी आई क्या करेगा, इनिशियल मोमेंटम को शो करेगा। तो हमारे पास ये फोर्स आ गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम है जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम देख लें कि जो मोमेंटम के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट इट इज रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। वो कह रहा है कि इम्पल्स की डेफिनेशन करो और मोमेंटम के साथ इसका क्या करो, रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है जी जब हम क्या करेंगे, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, एक छोटे से इंटरवल के लिए क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, इम्पल्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल है, उस पर हम क्या करेंगे, एक छोटे इंटरवल के लिए फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उधर इम्पल्स पैदा होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए मूविंग ऑफ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। वो कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे, एक मूविंग बॉडी के ऊपर थोड़े लम्हे के लिए क्या करेंगे, बड़ी फोर्स अप्लाई कर देंगे तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स होता है। इसका रिलेशनशिप है I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। एफ जो है अप्लाइड फोर्स है, टी जो है वो टाइम है जिस टाइम के लिए हमने अप्लाई की थी, और I यहाँ हमारे पास क्या है, इम्पल्स है। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी है। ठीक है जी, यहाँ पे
टी डिवाइड हो रहा है, हमने क्या किया उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। एफ क्रॉस टी हमारे पास किसके इक्वल है, हमें ऊपर पता है इम्पल्स के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे इसको इम्पल्स के इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या आखिर किया कि इम्पल्स जो है वो इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बताना है, उसके बाद हमें क्या करना है आइसोलेटेड सिस्टम की अहमियत के बारे में बताना है, उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। उसके बाद हमने बताना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो नॉन आइसोलेटेड बॉडी पे एक्ट करता है या नहीं करता है। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी बॉडी है उसका जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होती है जी। आइसोलेटेड बॉडी वो वाली बॉडी होती है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। उसके बाद क्या होगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों के दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है आइसोलेटेड बॉडी के लिए ही होल्ड करता है, उसके अलावा ये होल्ड नहीं करता। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है जो आइसोलेटेड बॉडीज नहीं है उनके लिए। जब हम क्या करते हैं जी कोई भी बॉडी है उसका जो है मोमेंटम नोट कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं फ्रिक्शनल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को क्या करते हैं या कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसको हम इग्नोर कर देते होते हैं या निग्लिजिबल कर देते होते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर उस सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उन बॉडीज के लिए होल्ड नहीं करता जो आइसोलेटेड नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच अदर। पहले हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बाउंसिंग बॉल के बारे में बताएंगे। उसके बाद गिव प्लॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द मोस्ट केसेस। के बाद हम काइनेटिक एनर्जी की कंजर्व ना रहने की केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कंजर्व रहेगी, ठीक है, और इन इलास्टिक क्या होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। उसके बाद इसका जो लीनियर मोमेंटम है टोटल लीनियर मोमेंटम है और जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। इन इलास्टिक में भी क्या होगा कि लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। दोनों में फ़र्क क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में क्या होती है कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक में क्या रहती है नॉट कंजर्व रहती है। उसके बाद हम बाउंसिंग बॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। बाउंसिंग बॉल की पहली कंडीशन ये है कि जब हम कोई भी बॉल है हमने बॉल कंसीडर कर ली, इधर हमने एक मार्बल का फ्लोर कंसीडर किया है, एक हम ये मार्जिन लाइन लगा लेते हैं कि हमने यहाँ से बॉल को क्या करना है रिलीज करना है। जब हमने यहाँ से बॉल को रिलीज किया तो ये क्या की अपनी उसी हाइट पे वापस आ गई। क्यों? क्योंकि हमने एक मार्बल का फ्लोर लिया था, जब हम उस पे बॉल को हिट करते हैं तो क्या होता है कि वो बॉल क्या करती है अपनी असल हाइट पे वापस आ जाती है, ठीक है। इस कोलिजन को हम क्या कहते हैं इलास्टिक कोलिजन कहते हैं क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है कंजर्व रहती है। उसके बाद हमने राइट साइड पे एक फ्लोर ग्रासी फ्लोर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इधर भी मार्जिन लाइन एक लगा ली है। अब हमने बॉल को फेंका तो क्या हुई वो अपनी असल हाइट तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा लॉस हो गया। जब हमारी काइनेटिक एनर्जी ही जो है वो लॉस होगी वो कंजर्व नहीं रही तो क्या होगी ये इनइलास्टिक कोलिजन होगी। इसके बाद हमने रीजन देनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस क्यों हो रही है। एक तो जब बॉल हिट करती है फ्लोर के साथ तो क्या होती है तब फ्रिक्शन पैदा होती है, वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है। एक बॉल जो एयर में आ रही है
उसमें बाल और एयर में फ्रिक्शन आ जाती है। उसके बाद जब वो हिट करती है ग्राउंड के साथ तो आवाज पैदा होती है, वो आवाज के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताना है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताना है, उसके बाद हमने इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, और उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला भी ड्राइव करना है। शो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल। वो कह रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये हमने बताना है कि 45 के एंगल पे किस तरह मैक्सिमम होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कहता है द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट acceleration due to gravity and inertia is called projectile motion। ये x और y डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से। इसकी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगा, उस सिमुलेशन से आपको वाज़ह तौर पे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता चल जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है जी, इसकी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे एक रैकेट के जरिए जो है वो प्लेयर जो है शटल को फेंकता है तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाती है। उसके बाद जो मिसाइल है वो लॉन्चिंग पैड से किस तरह से फायर किए जाते हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के जरिए ही फायर किए जाते हैं। उसके बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जी बॉडी को हमने जहाँ से प्रोजेक्शन मतलब प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से हमने रिलीज किया वहां से लेके ग्राउंड तक हिट करने में कितना टाइम लगा है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे कंसीडर किया कि जो बॉडी है जी प्रोजेक्टाइल जो बॉडी है उसने वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया। इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये है जी, इसका वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है तो इसका क्या होगा, एस बराबर एच होगा। एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वो हाइट के इक्वल है, और हाइट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस उसने तय नहीं किया। उसके बाद हमारे पास इफ वी आई साइन थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। वो कह रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, वी आई साइन थीटा है। हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे हमने एस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और वी आई की जगह पे भी उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये है। और यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन को जी की फॉर्म में लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, 1/2 जी टी स्क्वेयर को दूसरी साइड पे ले गए, तो ये सिचुएशन हमारे पास बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम को इधर ही रखा और जी जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और एक टी जो है वो टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। इसके बाद हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या होती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हॉरिजेंटली कितना कवर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजेंटली कंपोनेंट कौन सा होता है, वी आई कोस थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज का फार्मूला ये है आर इज इक्वल टू वी आई एक्स क्रॉस टी। यहाँ पे हमने वी आई की वैल्यू पुट करनी है, वी आई की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए वी आई कोस थीटा आ जाएगा। उसके बाद टाइम की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी आई का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा ओवर जी हो जाएगा। हमें पता है ये एक आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको उसके इक्वल लिख लेंगे। अब हम मैक्सिमम रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। वो कह रहा है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम उस वक्त होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और हमें पता है साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने क्या किया, कंसीडर किया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम साइन इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है, ठीक है। 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद 90/2 का आंसर क्या आता है, 45 डिग्री। तो हमें पता चला कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब 45 का एंगल वो ग्राउंड के साथ बनाएगा।
अब 45 को हम क्या करते हैं, जो पीछे हमने रेंज का फार्मूला ड्राइव किया ये वाला, इसमें वैल्यू थीटा की पुट करते हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन होगी आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा। थीटा की जगह हमने 45 डिग्री पुट कर दिया ओवर जी। 45 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। साइन 90 1 होता है। हमारे पास फाइनल फार्मूला ये आया आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी। ये हमारे पास रेंज मैक्सिमम का फार्मूला आ गया। इसकी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की सिमुलेशन के जरिए प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कैनन है, ये हम इससे प्रोजेक्टाइल को समझते हैं जी। अब हम यहाँ से एक बॉल को क्या करते हैं, फायर करवाते हैं। जब हमने एक बॉल को फायर करवाया तो ये जो सर्कुलर सा पाथ हमें नजर आ रहा है, ये क्या प्रोजेक्टाइल मोशन को शो कर रहा है। ये 2D है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमने सेकंड नंबर पे ये डिस्कस करना था कि इसकी मैक्सिमम रेंज कैसे होगी। इसकी मैक्सिमम रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 75 के एंगल पे इसको थ्रो करवाएंगे, तो क्या होगा, ये वाला पाथ फॉलो किया उसने। अब हम क्या करेंगे, इसके एंगल क्या करेंगे, कम करके देख लेंगे। 15 पे देखते हैं जी। 15 पे देखा तो ये उसने जो है फासला तय किया, जो हमने मेजर कर लेते हैं इधर से 20 मीटर का फासला तय किया। ये कितना था, 17.73 का। अब हम क्या करेंगे, इसके एंगल चेंज करेंगे और 45 के एंगल पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया कि 45 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हमने क्या किया, इसको फायर करवाया, इसने मैक्सिमम फासला तय किया। तो ये कौन सा एंगल था, 45 डिग्री का एंगल था। तो ये हमारे पास आ गया कि 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को तय करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड को डिस्कस करना है हमने। सबसे पहले हम मिनिमम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं जी। इसकी मिनिमम स्पीड उस वक्त होती है जी जब वो मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है, क्योंकि उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद इसकी मैक्सिमम स्पीड कब होती है, जब हम इसको क्या करते हैं, फेंकते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, या जब ये ग्राउंड के साथ हिट करता है तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसमें हमने क्या बताया जी, मिनिमम स्पीड उस वक्त होगी जब प्रोजेक्टाइल जो होगा वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम कब होगी, जब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होगा, जब उसको रिलीज करेंगे या जब वो ग्राउंड के साथ हिट करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।